दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 11 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ विशेष खबरें और विशेष सूचनाएं आप सबको बताने के लिए, विशेष बात आप सबसे करने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो संदेश में। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, मेरी अपील पर ध्यान लगाएं तमाम साथी, चूँकि अब आपके भुगतान में कोई देरी नहीं है। बहुत सारी जगहों पर भुगतान आरंभ हो चुका है और यदि आप भी उस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपका पैसा भी आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी मिल जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, तनाव से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आपके भुगतान के संदर्भ में सही जानकारी मिल सके और सत्य सूचनाएं मिल सकें। चूँकि अफवाहों का दौर चल रहा है दोस्तों ये, और फेक न्यूज़ का कारोबार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो फर्जी और झूठी खबरों से अगर बचना है तो आपको हमारे न्यूज़ चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर दें दोस्तों। तो आज हमारा प्रथम प्रशिक्षण शिविर था भुगतान के विषय में। भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे शॉर्ट में बाट्स एक्ट या बैनिंग एक्ट भी बोल देते हैं। तो बहुत अच्छा संपन्न रहा। जो बातें मैंने अपने साथियों को आज उस प्रशिक्षण शिविर में बताई, वही बातें वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं आप सबके भुगतान से जुड़ी हुई। तो सबसे पहली खबर तो यही है कि कल मैंने तमिलनाडु के विषय में आपको बताया था कि तमिलनाडु की बट्स एक्ट अथॉरिटी ने वहाँ हज़ारों लोगों का भुगतान कर दिया है। और वो इसलिए हो सका क्योंकि उस एफआईआर में दोस्तों पुलिस ने और सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 की धाराएं जुड़वा दी थीं, इसलिए वो भुगतान इतनी जल्दी हो सका, अन्यथा वो रह जाता। कल का वीडियो आप सुन सकते हैं मेरी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर जाकर। उस आदेश की कॉपी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ की बट्स एक्ट अथॉरिटी ने तमाम पीड़ित आवेदकों का भुगतान किया। आपका भुगतान भी हो सकता है, आप उस रास्ते पर चलेंगे तो। वो रास्ता भी मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, ज़रूरी खबर बता दूं कि जैसा कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम लेने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक बार ठगी पीड़ितों के बीच में आएँ और हम ठगी पीड़ितों की एक बड़ी सभा नहीं बल्कि मैंने उसे समारोह का नाम दिया है, चूँकि हमें प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना है, उनके सामने रहते हुए उनका अभिनंदन करना है। तो उनका इसको हमने प्रधानमंत्री अभिनंदन समारोह का नाम दिया है। और जो प्रस्तावित डेट हमने दी है वो 5 मार्च 2024 दी है, चूँकि इस दिन महान क्रांतिकारी, आज़ादी के महानायक, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती है। तो उसी अवसर पर हमने इस कार्यक्रम को रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया है और इसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए ये पत्र भी माननीय प्रधानमंत्री जी को आज तैयार कर दिया है। और आज मैं इसे बाई मेल, कल इसको बाई डाक और बाई हैंड भी प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचा दूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके माध्यम से भी इस पत्र को हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचवाएंगे। 2 पेज का पत्र है, मैंने तमाम चीज़ें लिखी हैं इसमें, केवल अभिनंदन समारोह की बात नहीं है। इसमें आपकी पीड़ा को भी व्यक्त किया गया है कि किस तरह से राज्यों की सरकारें आपके बनाए हुए भुगतान की गारंटी के कानून, मोदी की गारंटी के कानून
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अवमानना कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं और जनता करोड़ों की संख्या में लोग अपने भुगतान के अधिकार से वंचित हैं। इसको भी जल्दी से जल्दी आप पूरा कराएं। और लास्ट में ये भी बताया है कि आपने ठगी का शिकार बने देश के सर्वाधिक वंचित समुदाय करोड़ों ठगी पीड़ित नागरिकों को भुगतान की गारंटी का अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के रूप में देकर ऐतिहासिक एवं महान कार्य किया है, जिसके लिए आप बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब आपका, आपकी सरकार का कोटि कोटि आभार एवं अभिनंदन करता है और सार्वजनिक रूप से आपका अभिनंदन समारोह राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आगामी दिनांक 5 मार्च 2024 को परम पूज्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती के शुभावसर पर आयोजित करेगा। और ये भी लिखा है, एक विशेष पॉइंट है इसमें, मैं इसे फेसबुक पर लगाऊंगा, कल लगाऊंगा, लेकिन जब वहां दे देंगे तब। तो इसमें लिखा है, एक विशेष पॉइंट हाईलाइट हमने किया है कि मोदी की गारंटी प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसकी जमा राशि का भुगतान तय करने वाले उपरोक्त कानून को राज्य पंगु बना रहे हैं। अतः आपका सार्वजनिक हस्तक्षेप इस कानून की अनुपालना के लिए अत्यावश्यक है। दोस्तों, विरोध करने से सरकार का मैं समझता हूं कोई लाभ देश के ठगी पीड़ितों को नहीं मिलेगा। दूसरा, सत्याग्रह का ये नियम भी है कि शासन का विरोध तब करो जब शासन आपकी बात ना सुन रहा हो। जब शासन आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, आपकी मांग की पूर्ति करने लगे, तो फिर शासन का व्यर्थ विरोध करना केवल एक ढोंग होता है, नाटक होता है, सत्याग्रह के विपरीत आचरण होता है। तो अब हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें भी इस पर एक्टिव हो गई हैं। आज मुझे ये झारखंड सरकार का एक नियमावली मिल गई है, बहुत बेहतरीन नियमावली बनाई है वाट्स एक्ट को लेकर के। लेकिन झारखंड भी दोस्तों, सही बात यह है कि इतनी बेहतरीन नियमावली होने के बावजूद झारखंड के कुछ अधिकारी जो असिस्टेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, डीसी लोग, जिलाधिकारी, डीएम जिनको कह देते हैं, वो इस कानून को मान नहीं रहे, उन्हें पता भी नहीं है। तो झारखंड के ग्रुप में, तमाम ग्रुप्स में मैंने ये व्हाट्सएप पर PDF शेयर कर दी है। तमाम साथी इसका प्रिंट निकलवा कर अपने अपने डीएम साहिबान को दे दें। और ये एक चूँकि मॉडल नियम है, इसी का जब मैं कर्नाटक का पढ़ रहा था तो कर्नाटक का चूँकि अंग्रेजी में है और कन्नड़ भाषा में है, तो लेकिन अंग्रेजी वाला मैंने झारखंड का भी निकाला है, सेम है, बस स्टेट का नाम बदल गया है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं इन रूल्स में। और ये जो झारखंड में लागू हुआ है 25 फरवरी 2022 से लागू कर दिया गया है नियमावली बना करके, और कर्नाटक में ये 12 नवंबर 2021 से ही लागू कर दिया गया था दोस्तों। लेकिन चूंकि कर्नाटक में वहाँ सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, तो कांग्रेस के नेता भी मानने को तैयार नहीं हैं और वहाँ के डीसी भी मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन ये तमाम जो SOP है कर्नाटक सरकार की, जिसे दबाने का प्रयास वहाँ की कांग्रेस सरकार कर रही है, मैंने ये PDF उनको हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अप्पा साहब, उनको भेज दी है। कर्नाटक के साथ ही भी ये SOP बैनिंग एक्ट के रूल्स की कॉपी निकलवा करके वहाँ की सरकार को दिखाएं, वहाँ के तमाम DC साहिबान को दिखाएं, ताकि उनकी समझ में आ सके कि ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लोग कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, केवल वाट्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, जिसका क्रियान्वयन करना देश के प्रत्येक अधिकारी का, प्रत्येक शासक का कर्तव्य है, कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी। दोस्तों, जैसे मैंने झारखंड का दिखाया, ऐसे यूपी का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, कर्नाटक का भी है, तमिलनाडु का भी है, केरल का भी है, हरियाणा का भी है, दिल्ली का भी है, हिमाचल का भी है, पंजाब का भी है। तमाम सरकारों ने इस तरह से रूल्स नोटिफाइड किए हैं आपके भुगतान के लिए, जहां सक्षम अधिकारियों को बहुत सी शक्तियां दी गई हैं, और यदि वो इनका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान हो सकता है।
इसमें दोस्तों मैं इन चीज़ों को अलग अलग आपको बताता रहूँगा, रोज़ाना इनमें से कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा ताकि आप इनको सीख सको, समझ सको और पूरी तरह से इस पर काम करके देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, अपना और अपने लोगों का, सबका भुगतान सुनिश्चित करा सको। दोस्तों एक ये 17 नंबर पैरा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पैरा है। ये कहता है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के ठीक पहले झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में अधिनियम 2011 एवं झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय संस्थाओं में नियमावली 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक किया गया सभी कार्य इस तथ्य के कारण अमान्य नहीं होगा कि ये नियमावली या एक्ट उस समय प्रवर्त नहीं था। तो ये गलतफहमी लोगों की दूर हो जानी चाहिए, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ। कई अधिकारी कह देते हैं साहब ये एक्ट तो 2019 में आया है, उससे पहले के मामलों पर कैसे लागू होगा, तो इसमें साफ साफ लिख दिया है ये झारखंड सरकार ने, और ये सबके लिए मैंडेटरी है। ये 17वां जो नियम है हर राज्य पर लागू होता है, चूँकि सभी राज्यों के पीआईडी एक्ट्स हैं जो लगातार 1996 से बनते रहे हैं इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले। तो यानी कि अगर किसी सरकार ने पीएसीएल पल्स जैसी पुरानी या पीजीएफ जैसी या जेकेवी जैसी या क्या बोलते हैं जेबीजी जैसी या कुबेर फाइनेंस जैसी कंपनीज पर अपने पीआईडी एक्ट्स के अंतर्गत कोई कार्रवाई कर रखी है या नहीं की है, अज्ञानता की वजह से या संलिप्तता की वजह से, तो वो उनकी कमी है, उनकी कमजोरी है, वो हमारे किसी निवेशक साथी की कमजोरी नहीं है। तमाम लोग बट्स एक्ट का प्रयोग करके अपना पैसा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, और मैं तो विद प्रमाण बताता हूँ, लेकिन आप जल्दबाजी में रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपके साथ ये गड़बड़ हो रही है कि आपका पैसा नहीं मिल पा रहा। और मैं तो हमेशा अपने लिए भी कहता हूँ कि किसी को मेरी आवश्यकता भी ना पड़े अपना भुगतान प्राप्त करने में, मैं तो एक ऐसा काम करके चले जाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों लगता है कि आप अभी जाने नहीं दोगे, बहुत कुछ करवाना बाकी है। आप सबको सरल कार्य पसंद है, यानी जप तो पसंद है, लेकिन तपस्या करना कोई नहीं चाहता। और हमारे संगठन के नाम में पहले ही तपस्या लिखा हुआ है, यानी तप जप। पहले तप करोगे यानी परिश्रम करोगे, फिर प्रार्थना करोगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों परिश्रम तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करने आएगा आपके लिए। वकील से करवाओगे, वकील बहुत मोटी फीस लेते हैं। किसी नेता से करवाओगे, वो भी फीस नहीं तो फटीक ले लेते हैं। तो आप बच नहीं पाओगे। बचोगे तभी जब खुद चीज़ों को सीख लोगे और उसका प्रयोग करके आप अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपका क्या है, ये बात मैं कई साल से बता रहा हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं है। मेरा अपना भी अनुभव है कि जहाँ जहाँ बट्स एक्ट के अंतर्गत किसी कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई, किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर हुई, या धमकी भी दे दी किसी बड़े आदमी ने कि तेरे खिलाफ बट्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कराऊंगा, जेल भिजवा दूंगा, प्रॉपर्टी नीलाम करवा दूंगा, तो भी पैसा मिला है। इसका बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के जो पूर्व गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो हैं कि वो सहारा जैसी सोसाइटियों से और कंपनीज का पैसा भी अपने क्षेत्र के लोगों को दिलवाते रहे, केवल ये कह कहकर कि अगर आप भुगतान नहीं करोगे मेरे क्षेत्र के लोगों का, तो मैं आपके खिलाफ, मेरे क्षेत्र के या मेरे लोगों का, तो मैं आपके खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करवा के कार्रवाई कर दूंगा। और जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पैसा मिल गया दोस्तों। अभी मैं मद्रास का बता रहा था आपको, तमिलनाडु का विद प्रमाण मैंने आपको दिखाया। हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है उसमें संलग्न, बट्स एक्ट अथॉरिटी के ऑर्डर हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, दिल्ली का मेरा अपना अनुभव रहा है कि हमने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें जो 6 लोगों के नाम थे, उन 6 के 6 का पैसा मिल गया। समझौता करना पड़ गया राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मालिक मितेश अग्रवाल को उनका पैसा दे करके।
और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है दोस्तों। तो आप भी इस काम को कीजिए। सब लोग बर्ड्स एक्ट की धारा 3, 4, 5/21, 22, 23, 24, 25, 26 तक ये धाराएं लगवा करके आप अपनी अपनी ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, कॉरपोरेशन के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज करवाएं। एफआईआर दर्ज करवाना अब कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं रहा है। पूरे देश में आपको सिंपल सी एप्लीकेशन बनानी है कि इस कंपनी ने या इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, फर्म ने या निधि ने या एसएसजी ने मुझे ये झांसा दिया, जो भी उसने कहा हो वो चीज़ें लिख दीजिए। मुझसे इतना पैसा इस स्कीम में निवेश करवा लिया, मुझे इतने समय पर ये पैसा इतना वापस करने का इन्होंने वादा किया था और ये चीज़ें और देने को कहा था, जो कुछ भी नहीं दिया गया मुझे। कंपनी भाग गई है तो भागना लिख दें, बैन कर दी है सरकार ने तो बैन लिख दें, अपनी रकम लिख दें कि टोटल पैसा इतना डूबा है, इसने इतना देने का वादा किया था, इतना समय हो गया और अब ये इतना पैसा है। ये कंपनी गैर कानूनी रूप से बर्ड्स एक्ट 2019 का और अपने लोकल राज्य के पीआईडी एक्ट का भी लिख सकते हो, उसका उल्लंघन करके गैर कानूनी रूप से चल रही थी। हमारी जमा राशि का मैच्योरिटी होने के बाद भी या प्री मैच्योरिटी भी हमारे मांगने पर भुगतान नहीं कर रही थी। इसका ये पता है, ये इसके डायरेक्टर्स थे, ये इसके संचालक थे। कृपया इनके खिलाफ बर्ड्स एक्ट की धारा 3, 4, 5 जो भी लगती हो आप पढ़ लें। एक्ट की बुक है, गूगल पे मिल जाती है, हमसे मंगवा सकते हैं आप। 220 रुपये की है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये किताब, क्योंकि इसमें हिंदी अंग्रेजी सब है और रूल्स भी हैं और तमाम दूसरे एक्ट्स को भी दिया गया है, इसलिए वो किताब 220 रुपये की है। जो सिंगल अंग्रेजी वाली है ये तो 95 रुपये की किताब है। तो आप किताब खरीद के पढ़ सकते हैं और पढ़ लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर कोई भी पुलिस अधिकारी इस एक्ट के अंतर्गत, देश भर की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं करेगा। एफआईआर दर्ज होगी आपकी। मान लो थाना अधिकारी मना कर भी दे तो आप अपने सीओ से मिल सकते हो, एसपी से मिल सकते हो, डीएम से मिल सकते हो, एसडीएम से मिल सकते हो, कमिश्नर से, डीजीपी से, जो भी बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे मिल करके आप अपनी पीड़ा बताएंगे और कहेंगे कि साहब मैं थाने गया था, एफआईआर कराने के लिए मेरे साथ ये ठगी की घटना हुई है, तो मेरी एफआईआर थाने वाले दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो बड़े ऑफिसर्स आपकी बात को समझेंगे, वो आदेश करेंगे, तुरंत आपकी एफआईआर हो जाएगी। चूँकि आप कोई गैर कानूनी, गैर अवैध मांग नहीं कर रहे हो, जायज़ मांग कर रहे हो। ये जो ठगी का मामला है, अनियमित जमा योजनाओं की पाबंदी के अधिनियम के उल्लंघन का मामला है, ये सीरियस फ्रॉड में आता है, गंभीर किस्म का अपराध है। इस पर थाना, पुलिस एफआईआर करने के लिए बाउंड है। अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, बशर्ते आप थाने की शिकायत उच्च अधिकारियों को करें या जो नामित कोर्ट है उसको भी कर देंगे तो वो भी एक्शन ले लेगी। और जब एफआईआर हो जाएगी बर्ड्स एक्ट की धाराओं में दोस्तों, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये टाइम बाउंड एक्ट है। 180 दिन में कुर्की, गिरफ्तारी, नीलामी, भुगतान सब तय करना है, प्रयास करना है, नामित कोर्ट को भी, सक्षम अधिकारी को भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी, कि 180 दिन में पूरी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो, आपका भुगतान हो जाए। तो इसलिए इसमें चालान की भी सीमा दी गई है कि 15 दिन में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, 30 दिन में चालान फाइल करना है, 60 दिन में कुर्की करनी है, 90 दिन में ये करना है, 180 दिन में ये करना है। तो जब कोई एक्ट टाइम बाउंड होता है तो उसमें बहुत जल्दी कार्रवाई होती है। और जो ठगी की धाराएं थी पुरानी वाली 420 वगैरह, उन्हीं की बात करेंगे। अभी तो नई धारा तो बदल गई है, 316 हो गई है। हालांकि नई वाली में तो काफ़ी चीज़ें टाइम बाउंड कर दी हैं, लेकिन पुरानी वाली जो ठगी की धाराएं थी वो टाइम बाउंड नहीं थी। उनमें अनलिमिटेड टाइम होता था, 20 साल तक भी चालान फाइल ना करो तो कोई दिक्कत नहीं थी आईओ को। लेकिन अब बर्ड्स एक्ट की धाराएं जब लग जाती हैं एफआईआर में तो बहुत बड़ी समस्या आईओ के समक्ष खड़ी हो जाती है। उसे हर हाल में एक निश्चित समय सीमा के अंदर आपका अभियोग पत्र अदालत के समक्ष दाखिल करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ का अटैचमेंट दिखाना पड़ेगा, गिरफ्तारियां दिखानी पड़ेंगी,
प्रॉपर्टी को कुर्क करवाने का, नीलाम करवाने का आदेश विशेष कोर्ट से लेना पड़ेगा, चूंकि इसकी स्पेशल कोर्ट हैं पूरे देश भर में। जहां नहीं भी हैं तो वहां ये एक्ट कहता है कि मान लो किसी राज्य सरकार ने अपने रूल्स तय नहीं किए हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं इस एक्ट के विषय में उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा स्टेट को भी। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने तो सीबीआई पे भी बैन लगा दिया था कि बिना राज्य की अनुमति के सीबीआई उनके स्टेट में प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन सरकार ने ये बैनिंग एक्ट बनाकर, पीएमएलए एक्ट बनाकर ईडी वालों को, सक्षम अधिकारियों को ये अधिकार दे दिया है कि वो किसी भी राज्य में बिना किसी राज्य सरकार की अनुमति के जा सकते हैं। इसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनको किसी स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भी तमाम राज्य इस कानून की अनुपालना से घबराते हैं, लेकिन आपको नहीं घबराना चाहिए। आपको इस एक्ट के आधार पर अपने साथ हुई ठगी के प्रकरण का मुकदमा ज़रूर करा देना चाहिए, और जब मुकदमा दर्ज करा दोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपका भुगतान हो जाएगा। और आप सब या तो सामूहिक मुकदमे दर्ज कराएं, उन्हीं में क्लब करा लें अपनी एफआईआर को, नहीं तो अलग अलग भी करवा सकते हैं। कानून ये भी कहता है, चूंकि ठगी की घटना व्यक्तिगत हुई है, मेरे साथ भी हुई है तो मैं करवा सकता हूँ, पड़ोसी के साथ हुई है पड़ोसी भी करवा सकता है। चूंकि सबका अलग अलग अमाउंट है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, और एक कंपनी के भी अगर हजारों विक्टिम हैं तो सब भी अपनी अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सहारा वाले भी, टोगो वाले भी, पीएसीएल वाले भी, जीसीए वाले भी, बाइक बोट वाले भी, हेलो टैक्सी वाले भी, टॉप राइड वाले भी, साइंस सिटी वाले भी, सभी रोज वैली ओन पिनकोन जो भी हैं सभी अपनी एफआईआर करा सकते हैं। और ये आवश्यक है, इसको करवा लीजिए। इससे आपके भुगतान को एक बड़ी मजबूत नींव मिल जाएगी, ग्राउंड मिल जाएगी, निश्चित रूप से आपका भुगतान हो जाएगा दोस्तों। तो ये एफआईआर की बात बताई मैंने नई की। अगर आपकी पुरानी एफआईआर है 420 वगैरह की, ठगी की 406 की, 120 की, 409 की, और दूसरी भी कई धाराएं होती थी पहले, अगर पुरानी एफआईआर है और उसमें अभी तक चालान फाइल नहीं हुआ है, कोर्ट में सुनवाई नहीं शुरू हुई है, तो उसमें भी आप बर्ड्स एक्ट 2019 की धाराएं जुड़वा सकते हैं। उसके लिए अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को, अपने गृह सचिव को, अपने जिले के, राज्य के आला पुलिस अधिकारियों को आवेदन पत्र देकर आप अपनी पुरानी एफआईआर में भी बर्ड्स एक्ट की धाराएं जुड़वा सकते हैं। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही जोड़ देनी चाहिए खुद, लेकिन वो जोड़ते नहीं हैं, चूँकि उनका काम बढ़ जाता है, माल वो पहले ही खा चुके होते हैं अपराधियों से, ठगों से। तो इसका प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। करवाएं। हमारे एक साथी हैं प्रदीप जी महोबा में, उन्होंने ऐसा करवाया है, और भी बहुत सारे साथियों ने इस प्रक्रिया का पालन किया है। और जैसा कि मैं कहता हूं दोस्तों हमेशा कि यदि आप जागरूक हो गए, प्रशिक्षित हो गए, तो अकेले भी अपना भुगतान प्राप्त कर लोगे। बहुत सारे लोग अकेले ही लड़ रहे हैं जो मुझे भी नहीं जानते, किसी वकील के पास नहीं जाते, या कई वकीलों ने उनको ठग लिया, या कई संगठन चलाने वालों ने ठग लिया, तो वो अकेले ही लड़ रहे हैं और अकेले अपना भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। आप भी अपना भुगतान प्राप्त करना चाहते हो तो इस कानून को अवश्य जानिए, अवश्य समझ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग किसी के पास नहीं है जो आपका भुगतान करा सके। चाहे आप एनसीएलटी चले जाओ, चाहे रेरा में चले जाओ, अगर प्रॉपर्टीज़ के मामले में आपके साथ ठगी हुई है तो रियल एस्टेट के फील्ड में, चाहे आप सेबी में चले जाओ, चाहे आप आरबीआई के पास चले जाओ, चाहे किसी लिक्विडेटर के पास चले जाओ, या किसी कंज्यूमर कोर्ट में चले जाओ, आपका भुगतान दोस्तों तब तक नहीं होगा जब तक आप बर्ड्स एक्ट 2019 का सहारा नहीं लेंगे, इसकी मदद नहीं लेंगे, इसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं करेंगे ठगों के खिलाफ। आप देख रहे हो अभी हाल ही का ताज़ा मामला है, 10-11 महीने ही हुए हैं, सहारा सीआरसी पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थापित किया गया। स्वयं देश के गृह मंत्री, बड़े नेता अमित शाह जी, वही सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने उसको लॉन्च किया, उद्घाटन किया उसका, उस पोर्टल का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 9 महीने में सहारा पीड़ितों का पैसा वापस कर दो, लेकिन 10-11 महीने हो गए, किसी का पैसा वापस हुआ हो
ऐसा मुझे तो एक भी व्यक्ति अभी नहीं मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिले हैं जो ये कहते हैं कि साहब हमने एफआईआर कर दी थी, हम फला मंत्री जी के यहाँ चले गए थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि भाई पैसा दे दे, नहीं तो बट्स एक्ट में एफआईआर दिलवा के अंदर करवा दूंगा, प्रॉपर्टी सीज करवा दूंगा, तेरा ये गोरख धंधा काला धंधा बंद करवा दूंगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो बताते हैं कि साहब मेरा भुगतान हो गया। एक साथी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं राजस्थान से, वो भी लेते रहते हैं, सहारा से ही पैसा लेते रहते हैं थोड़ा मोड़ा, लेकिन उनका बहुत पैसा है, तो वो भी चाहते हैं कि यार सारा मिल जाए। अगर सारा पैसा लेना है साथियों, एक साथ लेना है, संपूर्ण भुगतान लेना है, अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा लेना है, जल्दी लेना है, तो आपको बट्स एक्ट 2019 का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे करोगे ये मैं बताता रहता हूँ, लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। आज से 1-1.5 साल पहले एक राजस्थान के बहुत बड़े वकील साहब थे, आदर्श सहारा, दुनिया भर की रिट फाइल की, लोगों ने करोड़ों रुपए उनको दिया, ऑर्डर भी आए हालांकि हाई कोर्ट जोधपुर के कई उनके उस पर पिटीशंस पर कि 90 दिन में पैसा वापस कर दो, मैं ब्याज, लेकिन किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। और वो वकील साहब ये कहा करते थे बड़े गर्व से कि जी सीना ठोक के कि बट्स एक्ट में एफआईआर का प्रोविज़न नहीं है। लेकिन दोस्तों तो मैं तो प्रमाण दिखाता हूँ, उसी राजस्थान में सैकड़ों लोगों ने करवाई है, सारा के खिलाफ बट्स एक्ट में हुई है, और जिन्होंने करवाई हैं उनको कुछ न कुछ लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। ठग बहुत शातिर होते हैं, वो आपको बहकाते रहते हैं। आप अगर उनके बहकावे में आ गए, उनके संगठनों के बहकावे में आ गए, इन आंदोलन पांदोलनों में लगे रहे और आपने विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया, बट्स एक्ट का पालन नहीं किया, तो कितने ही आंदोलन कर लेना, कितने ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट फाइल कर लेना, कितने ही प्रदर्शन सेबी में कर लेना, जा करके कहीं कुछ भी कर लेना, अगर आपने बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत एफआईआर नहीं कराई या अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत नहीं किया, तो निश्चित रूप से आप अपने भुगतान के अधिकार से वैसे ही वंचित रहे आओगे जैसे आज़ादी से लेकर 2019 से पहले तक लोग अपने भुगतान के अधिकार से वंचित थे, उनकी जमा राशि वापस नहीं मिलती थी। आवेदन भी आप कर देंगे बट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष, एफआईआर नहीं भी करवा पा रहे हैं, पुलिस में जाने से डर लगता है, तो उस आवेदन से भी आपका काम चल जाएगा, चूंकि उस आवेदन पर एफआईआर कराने की ड्यूटी फिर बट्स एक्ट अथॉरिटी की हो जाती है, लेकिन उसमें आपको लगना पड़ेगा दोस्तों, जाना पड़ेगा बट्स एक्ट अथॉरिटी के पास, बार बार कहना पड़ेगा, सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। कहीं कोई दिक्कत आए समझाने में तो आप मुझसे बात करा सकते हो, मेरा नंबर नोट कर लो 7827581213। इस नंबर पर आप किसी भी बट्स एक्ट अथॉरिटी से, किसी भी पुलिस ऑफिसर से मेरी बात करा सकते हो। और एक और पते की जानकारी आपको दे दूं, उसके बाद वीडियो खत्म कर रहा हूं, कि कोई ज़रूरी नहीं है, ये एक्ट ये कह रहा है दोस्तों, इसका जितना अध्ययन करते हैं उतनी नई नई चीज़ें इसमें मिलती जाती हैं, कि आप विक्टिम हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीड़ित हों तभी आप शिकायत दर्ज कराएंगे। आप अगर विक्टिम नहीं हो तो भी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। आपकी सूचना पर भी बट्स एक्ट अथॉरिटी को, पुलिस को कार्रवाई करनी होगी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। तो अगर कोई एजेंट साथी स्वयं जमा करता नहीं है, निवेशक नहीं है, तो उसे घबराना नहीं है, वो भी अपने निवेशकों की शिकायत स्वयं दर्ज करवा सकता है दोस्तों, उनके भुगतान के दावे भी प्रस्तुत करवा सकता है, ऐसा भी नियमों में आ रहा है। तो मिलता हूँ आज रात 9 बजे आप सबके साथ फेसबुक लाइव पर। फेसबुक मेरी आईडी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उसे फॉलो कर लो तमाम साथी। विस्तार से चर्चा करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। भुगतान का मार्ग आपका प्रस्तुत हो चुका है, तय हो चुका है, इस मार्ग पर चलोगे तो आप निश्चित रूप से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।